नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूँ हिंदी ज्ञान उर्मी में साय में धूप दुष्यंत कुमार जी की गज़ल के साथ। दुष्यंत कुमार का नई कविता के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर नगर में हुई। 1949 में उन्होंने नहरोर से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1955 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने अपने स्कूल के समय से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। आरंभ में दुष्यंत कुमार परदेशी के नाम से लिखते थे। इलाहाबाद में रहते हुए उनकी मुलाकात अनेक साहित्यकारों से हुई और उनको साहित्यिक पहचान भी इसी समय मिली थी। दुष्यंत कुमार ने अनेक स्थानों पर नौकरी की। 1960 में असिस्टेंट प्रोड्यूसर की पदोन्नति पाकर वे दिल्ली से भोपाल चले गए। उन्हें भोपाल में साहित्यिक जंगल का राजा कहा जाता था। भोपाल में रहते हुए उन्हें अपनी गज़ल के कारण विशेष पहचान मिली। 30 सितंबर 1975 को मात्र 42 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। इनके काव्य संग्रह सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन के वसंत, साय में धूप आदि। काव्य नाटक एक कंठ विषपाई, नाटक मसीहा मर गया, एकांकी मन के कोण, उपन्यास छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। साय में धूप दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल में कवि ने मानवीय पीड़ा को यथार्थ के धरातल पर अनुभव करके अभिव्यक्त किया है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की जो स्थिति उभर कर सामने आई है उसे उजागर किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जनता ने अनेक बलिदान दिए थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सब सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की राजनीति को देखकर यह सब व्यर्थ सा प्रतीत होने लगा। कवि कहता है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अर्थात पराधीनता के समय जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एवं आंदोलन जोरों पर चल रहे थे, तब यह तय किया गया था, निर्धारित किया गया था कि हर प्रकार का बलिदान देकर स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे और स्वतंत्र देश में हर घर में एक एक दीप जला देंगे। अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी और संत्रास के अंधकार को समाप्त कर देंगे। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात ऐसा कुछ नहीं हुआ। संकल्प तो यह था कि हर घर में दीप जलेगा, किंतु वास्तविकता यह है कि पूरे नगर में एक दीप भी उपलब्ध नहीं हो सका। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। कवि का कहना है कि स्वतंत्रता का वृक्ष इसलिए रोपा गया था कि उससे लोगों को पीड़ा व कष्ट रूपी धूप से उस वृक्ष के साए में आराम मिल सके, अर्थात दुख व कष्टों से स्वतंत्र भारत में राहत मिलेगी। किंतु वास्तविकता यह है कि अपने ही वृक्षों के साए में भी धूप लग रही है, अर्थात स्वतंत्र देश में भी वही प्रतंत्र काल जैसे दुख और पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। इसलिए यहाँ रहने का क्या लाभ? इससे अच्छा है कि देश छोड़कर सदा के लिए कहीं और चले जाएं। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कवि कहता है कि गरीब लोगों के पास यदि तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लोग अपने पैरों से ही अपने पेट को ढक लेंगे। कहने का तात्पर्य है
कि यहाँ अनेक लोगों के पास तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है। भारत के ये गरीब लोग इस गरीबी से युक्त जीवन यात्रा को तय करने के लिए कितने उपयुक्त हैं। अर्थात गरीबों के भाग्य में तो केवल गरीबी ही गरीबी है, उन्हें तो इस गरीबी में ही अपने जीवन की यात्रा पूरी करनी है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि कहता है कि यदि ईश्वर नहीं तो कोई बात नहीं, अर्थात ईश्वर भी यदि इन गरीबों पर दया नहीं करता तो चिंता की कोई बात नहीं। मनुष्य अपने सपने तो संजो सकता है, उसके वास्तविक जीवन में कोई सुख या सुंदरता नहीं है तो कोई बात नहीं, वह सपनों में तो सुंदर दृश्य देख सकता है, वह सपनों में तो सुख की कल्पना कर ही सकता है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे निश्चिंत है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, अर्थात जो आवाज़ें खामोश है वे बोल नहीं सकती। मैं बेकरार हूँ जबकि मैं अधीर हूँ, व्याकुल हूँ आवाज़ में असर के लिए कि आवाज़ में कोई प्रभाव आए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। कवि कहता है कि वह निरंतर उजाले के लिए अपनी आवाज़ देता रहेगा और फिर चेताते हुए कहता है कि यह तुम्हारा हक है, तुम्हारा शासन है, तुम्हारी व्यवस्था है, तुम मेरे जैसे कवियों की जुबान को सिल सकते हो, अर्थात जनता का हित चाहने वाले कवियों की लेखनी पर प्रतिबंध लगा सकते हो। और तुम्हारे लिए यह सावधानी बरतनी आवश्यक भी है ताकि तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति हो सके और उसमें कोई बाधा न पड़े। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि कहता है कि यदि जीवन जीना है तो अपने बगीचे में लगे गुलमोहर के नीचे जीना उचित है, अर्थात राजनीतिज्ञों के झूठे वायदों पर नहीं, अपितु अपने भरोसे पर जीवन व्यतीत करना होगा। और यदि मरना ही होगा तो गैर के शासन में अपने जीवन के सुखों और सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए मरेंगे।